चलिए, न्यूजीलैंड में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड पढ़ रहे थे। इसमें हमने कल के लेक्चर में न्यूजीलैंड की केस स्टडी को ऑब्ज़र्व किया। हमने ये देखा कि न्यूजीलैंड के जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो टेक्टोनिक इवेंट से बड़े लेवल पर जुड़े हुए हैं। इसी के कारण नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के दो मेन ग्रुप से बना हुआ ये न्यूजीलैंड यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशन, यूनिक वेजिटेशन और यूनिक वाइल्ड लाइफ होल्ड करता है। हमने इनके विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा। हमने आपको बताया कि आइलैंड कैरेक्टर होने के कारण एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है न्यूजीलैंड का, जो उसकी बड़ी स्ट्रेंथ है। इसी वजह से फिर हमने आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाया कि बेस लाइन क्या है, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, द हाई सी, द एरिया एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी नायाब चीज़ें की जो आपको एग्ज़ाम में अदरवाइज़ भी बहुत काम आएंगी किन्हीं भी टॉपिक्स के माध्यम से, जैसे कि जीके, जनरल स्टडीज़ या बीट एनीथिंग। आज हम आगे बढ़ते हैं और हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। देखिए, जब हम न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो फिर से वहाँ पर कहानी उनकी आ जाएगी जो वहाँ के इंडिजिनियस ग्रुप हैं। जब मैं न्यूजीलैंड के इंडिजिनियस ग्रुप्स की बात करता हूँ तो लोग हैं माओरी, द माओरी पीपल। इनके कल्चर के विषय में हमें डिस्कशन करना है। ये माओरी कब आए होंगे यहाँ पर? ये 10th सेंचुरी के अराउंड आए यहाँ पर। और कहाँ से आए होंगे? पैसिफिक ओशियन में जो पॉलिनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इन पॉलिनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का ही पार्ट न्यूजीलैंड भी है। तो न्यूजीलैंड के ऊपर जो पॉलिनेशियन आइलैंड आते हैं उनसे ये लोग आए और न्यूजीलैंड में आकर के सेटल हुए अराउंड द 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक। 18th सेंचुरी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1770 या 69 वाज द ईयर जब जेम्स कुक इस रीजन को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँचे और न्यूजीलैंड पर उनके कदम पड़े। और तभी से फिर यहाँ पर आपको यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखना शुरू हो गया। यूरोपियंस ने खुद को यहाँ पर सेटल कर लिया और पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की। तो 18th सेंचुरी यहाँ पर आप टाइम रखिए और 10th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडिजिनियस कल्चर क्रिएट किया इन माओरी लोगों ने। माओरी पीपल जहाँ पर आए तो वही क्रॉप्स जैसे कि रूट्स, ट्यूबर्स, ये सब चीज़ें मोस्टली ट्राइबल ग्रुप्स या इंडिजिनियस ग्रुप्स या एबोरिजिनल्स इस तरह की चीज़ें उगाते हैं और खाते हैं। लौकी हो गई, घिया हो गया, ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। तो गाउड उगाया करते थे ये लोग। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी वगैरह बहुत फेमस रहती है इनकी लाइफ में, ये उगाया करते थे ये। इसके अलावा इनके कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग रिलेशंस थे सराउंडिंग आइलैंड्स के साथ। तो इन्होंने ट्रेडिंग रिलेशंस इस्टेब्लिश किए सराउंडिंग रीजन्स के साथ। एग्रीकल्चर को नर्चर किया। इस वजह से इनका अपना एक अच्छा हेरिटेज, ट्रेडिशन, कल्चर विकसित हो गया। मतलब जब यूरोपियंस यहाँ पर आए, न्यूजीलैंड का क्षेत्र माओरी ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज से पूरी तरह से भरा हुआ था। उनका अपना एक खेतीबाड़ी की शैली थी, पशुपालन था, उनके अपने सराउंडिंग आइलैंड्स के साथ व्यापार था, ट्रेडिंग रिलेशंस थे और वो अपने तरह के नृत्य, चित्रकारी, खान पान, पहनावा, रहन सहन, इस चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे थे। फाइनली फिर जब यूरोपियंस यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स बनानी शुरू की यहाँ पर। और जैसे ही पहली इस्टेब्लिशमेंट बनी, धीरे धीरे वो स्प्रेड कर गए सारे रीजन में। उनका रहन सहन, उनके वेपन, उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनकी प्रोडक्शन टेक्निक, उनका कल्चर माओरी लोगों से बहुत अलग था। आप अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात करेंगे तो यूरोपियंस एडवांस्ड थे काफ़ी। उनके पास लड़ने की टेक्निक्स एडवांस थी, उनके पास एडवांस्ड वेपन्स थे, उनके पास बड़े समुद्री जहाज़ थे, ये सब चीज़ें थी। ऐसे में माओरी इनका विरोध करेंगे पर वो टिक नहीं पाएंगे लंबे समय तक। आई बात समझ में?
तो ये संघर्ष चलते चलते एक ट्रीटी पे आकर के रुकेगा। 1840 के राउंड ये ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ वैतंगी। सो ट्रीटी ऑफ वैतंगी, ये ट्रीटी बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटी है न्यूजीलैंड में। ये भविष्य तय करेगी ब्रिटिशर्स का और माओरीज़ का। इस ट्रीटी के तहत ये फाइनलाइज हो गया कि न्यूजीलैंड पर जो सॉवरेनिटी होगी वो ब्रिटिशर्स की होगी। तो ब्रिटिशर्स सॉवरेन कहलाए न्यूजीलैंड में इस ट्रीटी की मदद से ही। ओके, और जो माओरीज़ हैं उनके पास अपनी ज़मीनों को लेकर के, उनके जो लैंड थे जिन्हें वो अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए ज़रूरी मान रहे थे, उनसे रिलेटेड कुछ राइट्स होंगे जो उनके रहेंगे हमेशा। सो सर्टेन राइट्स वर देयर in association with the land occupied by the Maori people, but the sovereign ruler, particularly the Britain, was declared with this treaty. Okay, वो घोषित कर दिया गया इस ट्रीटी के साथ। तो वैतंगी की ट्रीटी न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड की संप्रभुता को लेकर के तय की गई। ये माओरी लोगों में और अंग्रेज़ों के बीच हुई और इसने अंग्रेज़ों को न्यूजीलैंड की संप्रभुता दे दी, सॉवरेनिटी दे दी। कई बार एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, इसे ध्यान में रखना। चीज़ें इस तरह से चली, लेकिन फिर परिस्थितियां बदली। अब न्यूजीलैंड जो हुआ करता था वो ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर का हिस्सा था, वो उसी के तहत चला। लेकिन न्यूजीलैंड में कुछ बदलाव आए। 1893 में न्यूजीलैंड ने रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के तहत अपनी पार्लियामेंट इस्टेब्लिश की थी। पार्लियामेंट इन द सेंस कि उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन सिस्टम इस्टेब्लिश किया। फ़ीमेल को वोटिंग राइट्स दिए इन्होंने, और सभी फीमेल को वोटिंग राइट्स दिए गए। ये न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा मुल्क था जिसने सभी औरतों को वोटिंग राइट्स दिए। और आगे जाकर के 1901 में ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर से अलग हो गया न्यूजीलैंड और स्वतंत्र रूप में चला। 1901 से ही इंडिपेंडेंट न्यूजीलैंड प्रोसीड हुआ। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद धीरे धीरे ये परिस्थितियाँ बननी शुरू हुई कि जैसे जैसे आगे सरकारें बनने लगी, किन की बनेंगी। आप जो अब वहाँ पर लोग हैं, जो डिसीजिव अथॉरिटीज़ हैं, वो कौन हैं? द यूरोपियंस। यूरोपियंस माने तो कौन? मेनली द ब्रिटिशर्स। लोग जो हैं एथनिकली वो तो ब्रिटिशर्स ही हैं ना, देवर एथनिकली ब्रिटिशर्स। हाँ, जो ब्रिटेन एक मुल्क है जिससे आपने अपना नाता तोड़ा है कि अब आपका अपना स्वयं शासन होगा न्यूजीलैंड पे, अब ब्रिटेन के द्वारा रूल नहीं किए जाएंगे। यहाँ जो न्यूजीलैंड में ब्रिटिशर्स बच रहे हैं ये न्यूजीलैंड को आगे लेकर के जाएंगे, ये 1901 में आपने तय कर लिया। पर लोग तो ब्रिटिश मूल के ही हैं यहाँ पे। तो ये जो ब्रिटिश मूल के लोग हैं, जो यूरोपियंस, इनकी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश होती गई, उद्योग धंधे इस्टेब्लिश होते गए, और प्राइवेट एंटरप्राइजिंग सिस्टम, प्राइवेट मार्केट सिस्टम न्यूजीलैंड की इकॉनमी है। न्यूजीलैंड की इकॉनमी कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो करती है, द प्राइवेट मार्केट मैकेनिज़्म। तो इसके तहत धीरे धीरे होने ये लगा एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, रेंचिंग ग्राउंड्स के एक्सपेंशन, पास्चर लैंड के एक्सपेंशनों के तहत वन बाय वन वो जो वैतंगी की ट्रीटी के तहत सर्टेन राइट्स इंश्योर किए गए थे माओरी लोगों के, वो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स और सक्सेसिवली लैंड एक्सचेंजेस होते होते राइट्स बहुत बड़े मायने में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए गए। ज़मीनों का रूपांतरण कर दिया गया। आदिवासियों के अधिकार उन ज़मीनों में किन्हीं तरीक़ों से ख़त्म कर दिए गए। जब उन्होंने अपने अधिकार ख़त्म होते देखे, अपनी ज़मीनें अपने हाथों से जाती देखी, अपने कस्टम कल्चर मैनर को मिटते देखा, अपने हैबिटेट्स लॉस होते देखे, अपने घरौंदे उजड़ते देखे, अपनी जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं वो लॉस्ट होते देखी, तो उन्होंने विरोध किया इन चीज़ों का। ये विरोध लंबे चले। बाद में सक्सेसिव कोर्ट जजमेंट्स, सिविल सोसाइटीज़ की अवेयरनेस, इंटरनेशनल मीडिया के दबाव और अंतर्राष्ट्रीय जगत में लोकतांत्रिक मुल्कों के दबावों के तहत 1991 आते आते, 1991 आते आते फिर ये न्यूजीलैंड में फ़ैसले हुए कि जो अत्याचार हुए हैं माओरियों पे, जो उनकी ज़मीनों को लेकर के उनके साथ धांधली हुई है, उस इनजस्टिसेस को करेक्ट किया जाएगा। उनके ख़िलाफ़ जो प्रेजुडिसेस रहे हैं उन्हें ओवरकम किया जाएगा और उनके ज़मीनों के अधिकारों को इंश्योर किया जाएगा।
कॉम्पनसेशंस दिए जाएंगे, ज़मीनें दी जाएंगी और माओरी कल्चर को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने के काम, अभियान, अवेयरनेस प्रोग्राम, योजनाएं हम चलाएंगे। तो 1991 के बाद 1901 से 91 के बीच में जो चीज़ें हुई, एट्रॉसिटीज़ हुई, जो इंक्रोचमेंट हुई उनकी लैंड पर, उसे रिवर्स करने का काम 1991 के बाद शुरू हुआ। आज मौजूदा परिस्थिति तो ये है कि जो 60% पॉपुलेशन है वो ब्रिटिशर्स, आप काउंट कर लीजिए, यूरोपियंस, 8% के अराउंड ही माओरीज हैं जो कभी डोमिनेंट इंडिजिनस ग्रुप हुआ करता था, और बाकी छोटी छोटी अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जो पॉलिनेशिया से ही आए हैं। वो माओरी नहीं हैं, अदर ग्रुप्स हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी ग्रुप्स के रूप में हैं, और एशियन कम्युनिटीज़। सो पॉलिनेशियन ग्रुप्स एंड द एशियन कम्युनिटी, दे आर इन द माइनॉरिटीज़। रेस्ट 8% they are Maoris, and the 60% that is European, particularly the Britishers, they are the dominant population. लगभग 50 लाख के अराउंड जनसंख्या होगी। बुक का डाटा बताता है 43 लाख, यानी कि 4.3 मिलियन। बढ़ते बढ़ाते आप इसके आसपास रख लीजिए। ओके, सो 50 लाख के अराउंड पॉपुलेशन है, अराउंड 5 मिलियन। तो पॉपुलेशन तो कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही पॉपुलेशन है, और यही यहाँ की एडवांटेज भी है, इस मुल्क की यही एडवांटेज है। मेन कहानी ये है कि न्यूजीलैंड को अगर आज आप देखेंगे तो जो पॉपुलेशन है उसकी बड़ी तादाद एक ख़ास शहर में रहती है, एंड दैट इज़ द ऑकलैंड। क्यों मैंने कहा बड़ी तादाद में रहती है? अगर आप यहाँ की राजधानी को देखें तो वो है वेलिंगटन, और वेलिंगटन अपने साइज़ में ऑकलैंड से सिर्फ 25% है। तो ऑकलैंड है द प्राइमेट सिटी। सो प्राइमेट सिटी कल्चर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ऑकलैंड की जनसंख्या 4.3 मिलियन में से 1.2 मिलियन अकेले ऑकलैंड में ही है। तो कैन यू इमेजिन द पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन द ऑकलैंड? 4.3 मिलियन पूरे मुल्क की आज़ादी, और 1.2 मिलियन उसमें से 43 लाख मुल्क की आबादी है, 12 लाख अकेले ऑकलैंड में ही रह रहे हैं। तो इस वजह से ऑकलैंड का महत्व बहुत है। तो ये जो कुछ बड़े शहर, जैसे नॉर्थ का जो आइलैंड है उसमें जो ऑकलैंड है, फिर वेलिंगटन है, और साउथ के आइलैंड में क्राइस्ट चर्च है, ये जो सिटीज़ हैं ये डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप्स को दर्शाती हैं। यानी कि इन सिटीज़ का जो कल्चरल लैंडस्केप है वो बहुत डाइवर्स है। क्यों डाइवर्स है? मैंने बताया एशियन एथनिसिटी के लोग हैं, माओरीज आर देयर, अदर पॉलिनेशियन ग्रुप्स आर देयर, एंड द यूरोपियंस आर देयर। सो डाइवर्स कल्चरल रेंज है यहाँ पर। ऐसा नहीं है, न्यूजीलैंड डाइवर्सिटी को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मोनोकल्चर जैसा ही है, एक होमोजीनियस सोसाइटी है। हेट्रोजीनियस सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, डाइवर्सिटी है, लेकिन जिस लेवल पर सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन यूरोपियंस का हुआ, उस लेवल पर इंटीग्रेशन माओरीज या अदर पॉलिनेशियन ग्रुप्स का नहीं हो पाया। सोसाइटी में डोमिनेंट सेक्शन वही है। और इस डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप की अपनी एक खासियत है। ये क्यों है डाइवर्स? न्यूजीलैंड में एक चीज़ है ख़ास, वो क्या? जो भी ग्रुप्स यहाँ पर हैं वो ग्रुप्स एक ख़ास तरह की डाइकोटॉमी में है, एक दुविधा में है, आप कह लें क्रॉस रोड पे हैं। क्या है? एक तरफ दे ऑल आर हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंस और स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टू मेंटेन देयर कल्चरल रूट्स, देयर हेरिटेज, देयर ट्रेडिशंस, देयर प्रैक्टिसेस, दे वांट टू लिव विद दैट। ये तो ठीक है, अपनी जड़ों से जुड़ करके रहना, उन कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, उन कस्टम्स को फॉलो करना, उनके नज़दीक रहना। लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा समय की जो ज़रूरतें हैं वो है ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन जो है वो कॉस्मोपॉलिटनिज़म को सपोर्ट करता है, एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को सपोर्ट करता है। वो आपसे मॉडर्न फैशन फॉलो कराएगा, मॉडर्न प्रैक्टिसेस, मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड, मॉडर्न टाइप ऑफ कंजम्पशन, मटीरियल लाइफ, द मॉडर्न साइंस ऑफ लग्जरी, मॉडर्न सेंस ऑफ लग्जरी, ये सब होगा। तो चेंजेस तो आएंगे, परिवार के मूल्यों में भी चेंजेस आएंगे। महिलाएं अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी में काम पे नहीं जाती तो इसमें जाएंगी, है कि नहीं? और जो बच्चे हैं वो भी कई तरह की पढ़ाई और शिक्षाएं लेंगे। उनको हर किसी के साथ काम करना पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते कि वो अपने कल्चरल ग्रुप में ही काम करें। वो नए तरह के ऑक्यूपेशंस अपनाएंगे, आप उन्हें अपनी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल सिस्टम में ही इंगेज नहीं रख सकते कि हम ये खेती करते थे या हम
ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते थे या हम इस तरह से पशुपालन करते थे, हमारा ये पहनावा था, आपको भी वैसा रहना है। वो ना भी मानेंगे इस चीज़ को, क्योंकि नए तरह की कंपनीज़, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ उनसे नए तरह के ड्रेस कोड, नए तरह का बिहेवियरल पैटर्न, नई तरह की चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो आप अपनी आइडेंटिटी को बचाने को लेकर के वरिड हैं, तो ये एक विरोधाभास रहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की वजह से, प्रिजर्व करने की वजह से और ज़्यादा क्लोज़ होते जाते हैं, कंजर्व होते जाते हैं, अपनी जड़ों की ओर जाने की बात करते हैं, अपने हेरिटेज, अपने कल्चर की ओर जाने की बात करते हैं कि आप नए कल्चर्स, नए ग्रुप्स के साथ जुड़ कर के कहीं इतने भी ना बदल जाएं उनके मुताबिक या उनके जैसे हो जाएं कि आपकी पहचान ही ना रहे और आप वही बन जाएं, आप वही बन जाएं। फिर आप अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाएंगे, आपसे आपकी आइडेंटिटी ख़त्म करा दी जाएगी। फिर ये मान के चला जाता है समाजों के द्वारा कि फिर हमें उस समाज की धार्मिक संस्थाएं, उनके विचार अपने अधीन कर लेंगे और हम हमेशा वहाँ पे सेकंड रैंक या थर्ड रैंक वाले कहलाएंगे। बराबर और समान स्थान नहीं मिलेगा। समान स्थान हमें अपने समुदाय में मिलेगा और समुदाय को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उससे जुड़ी प्रैक्टिसेस को बचाएं, इंस्टीट्यूशंस को बचाएं, अपनी हेरिटेज को बचाएं, प्रथाओं को बचाएं। एक तो ये विचार चल रहा है। दूसरी तरफ अब मजबूरियाँ भी हैं कि समाज तब भी नहीं बचेगा अगर विश्व में जो बदलाव आ रहे हैं, जो विकास आ रहा है, आप उसके साथ एकीकार होकर नहीं चलते। अगर आपके युवा प्रगति नहीं करते, शिक्षा नहीं लेते, वो नए तरह के सेक्टर्स में इंटरवीन ही नहीं करेंगे, आप ग्रोथ ही नहीं करोगे, तो भी आप श्रिंक होते जाएंगे, तो भी आप ख़त्म होते जाएंगे। वो समाज जिसमें ताकत में पहुंचना ज़रूरी है, यानी कि पॉलिटिक्स में जाना ज़रूरी है, अगर आप अपने गुट की बात करना चाहते हैं, तो राजनीति में जाने के लिए शिक्षा ज़रूरी है। आपको उद्योग धंधे कामकाज में जाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में जा रहे हैं तो अपने लोगों को समर्थन करने के लिए आपको फ़ंड की भी रिक्वायरमेंट है। यू नीड दैट बेस इन द सोसाइटी, इन द इकॉनमी। तो एक तरफ से जब ग्लोबलाइजेशन की दौड़ चली है और उस भूमि पर रहने वाले बाकी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, आप अपने युवाओं को उन अपॉर्चुनिटीज़ से बाहर नहीं रख सकते, दूर नहीं रख सकते। उन्हें भी वो लाइफस्टाइल चाहिए, उन्हें भी एडवांसमेंट चाहिए, उन्हें भी प्रगति करनी है। दे वॉन्ट टू इन्जॉय द लाइफ ऑल्सो और एक्सप्लोर द न्यू डायमेंशंस, दे वॉन्ट टू नर्चर देयर मेरिट्स, सब कुछ करना है उन्हें भी, तो फिर उधर भी जाना पड़ेगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन और कॉस्मोपॉलिटनिज़म का जो एक पुल है, जो आपको मॉडर्न फैशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रहा है, और दूसरी तरफ अपनी जड़ों को बचाने की जो एक जद्दोजहद है, एक आइडेंटिटी की लड़ाई है, जो आपको अपनी हेरिटेज, अपनी रूट्स की तरफ ले जा रहा है, कंजर्वेटिव एटीट्यूड की तरफ ले जा रहा है। इसके बीच कहीं ना कहीं समाज खड़ा है न्यूजीलैंड में, और ये ज़्यादातर हो रहा है उनमें जो नॉन यूरोपियन हैं, जैसे कि द माओरीज़, द एशियंस, द पॉलिनेशियंस, ये उनमें ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर कल को किसी को बदलना पड़ा तो चांसेस हमें बदलना पड़ेगा उनके मुताबिक, वो तो हमारे मुताबिक बदलने से रहे। क्योंकि इंटीग्रेशन के लेवल पर जैसे इंटीग्रेशन यूरोपियंस की हुई है, इन ग्रुप्स की नहीं हो पाई। मतलब देश का रंग ढंग चाल ढाल उनके मुताबिक ही हुआ, इनके मुताबिक कम हुआ। इनको अगर होना पड़ा तो असिमिलिएट ही होना पड़े। तो आज इन्हें ये पता है कि अगर कुछ होना पड़ेगा तो असिमिलिएट ही होना पड़ेगा। इंटीग्रेशन तो उनकी हो रही है, असिमिलेशन और इंटीग्रेशन का यही फ़र्क था। इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेट हो रहा होता है उसका रंग ढंग चाल ढाल भी पालन किया जाता है उनके द्वारा, जिनमें इंटीग्रेट वो हो रहा होता है। लेकिन असिमिलेशन का सिद्धांत तो यही है कि आप जिसमें जाके मिल रहे हैं आपको उस जैसा हो जाना है। तो इन्हें डर है कि असिमिलेशन की प्रक्रिया हमें खा ना जाए, और इंटीग्रेशन अब हमारा होना नहीं, क्योंकि वो डोमिनेंट है बहुत, द ब्रिटिशर्स, द यूरोपियन। तो न्यूजीलैंड में ये एक कश्मकश है, दुनिया भर में है। ये कश्मकश दुनिया भर में है। आप ध्यान दीजिए, आपको ये लड़ाई, ये विरोधाभास मिल जाएगा। एक तरफ ग्लोबलिज़म है जो फन फैलाए खड़ा है, आप विवश हैं उसे अपनाने के लिए, और दूसरी तरफ भय है कि कहीं पहचान ना चली जाए, अस्मिता, अस्तित्व ना चला जाए, कहीं